हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर दोस्तों, जो कि आपका 1 नवंबर 2020 को पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पार्ट नंबर 1 देखेंगे, जहाँ पर आपको भाग नंबर 1 में दोस्तों लगभग हम आपको 2 सेक्शन कराने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के और केमिस्ट्री के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो आराम से दोस्तों आप पार्ट वाइज देखते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं 1 नवंबर 2020 का ओरिजिनल पेपर और उसके यहाँ पर सॉल्व आप देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपका, देखिए सेक्शन नंबर आप यहाँ पर सी में आ जाइए, जहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 16वां दिखता है, देखिए हवा की रफ्तार किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, आपको बताना है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ विंड। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपको स्पीड ऑफ विंड मापनी है, अर्थात आपको हवा की रफ्तार को मापना है दोस्तों, इसके लिए आप एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर दोस्तों ये डायरेक्शन को भी बताता है और साथ ही साथ दोस्तों माप को भी, रफ्तार को भी बताता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया गया है स्पीडोमीटर भी। तो स्पीडोमीटर क्या करता है दोस्तों, स्पीडोमीटर गाड़ी की दोस्तों रफ्तार को मापता है। तो ये भी आप लिखेंगे। और एक आपको दिया ऑडोमीटर, ये बार बार पूछे जाते हैं। ऑडोमीटर दोस्तों क्या करता है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप दूरी को लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17वां क्वेश्चन आपको जो दिखता है, उपर्युक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए यहाँ पे किया जाता है, आपको बताना है। अर्थात अ कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ आपको नीचे बीमारियाँ दी हैं, इनमें से अवतल लेंस का प्रयोग आपको बताना है। अवतल लेंस का प्रयोग बताना है दोस्तों। अवतल मतलब आपको मालूम होगा जो कि आपका डाइवर्जेंट होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। ये फैलाने का कार्य करता है किरणों को। दूर से आने वाली जो किरणें होती हैं दोस्तों, यहाँ से माना आपका सोर्स है, तो यहाँ से किरण आएंगी तो इनको क्या करेगा दोस्तों, एक प्रकार से इनको फैला देता है। तो इस प्रकार से कार्य करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपको पास वाली चीज़ें दिखाई दें लेकिन दूर वाली चीज़ें नहीं दिखाई देती दोस्तों, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप कह देंगे दोस्तों आप निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दोस्तों आपको दूर की वस्तुएं ना दिखाई दें, और वैसे आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, वहाँ पर आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला यहाँ पर देखिए एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है, आपको बताना है रेडिएशन विच एमिटेड बाई रेड स्ट्रिप। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका रेडिएशन है उसका थोड़ा सा पहले यहाँ पर स्पेक्ट्रम को देखिए, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका विजिबल रेंज है, अर्थात जो आपका दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश दोस्तों आपका जो दिखता है वो यहाँ पर है। इधर को आपका बैगनी हो गया, यहाँ पर आपका लाल हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ से आएगा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं उसे लाल पट्टी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होता है अवरक्त किरण, अवरक्त, या फिर आप इसे कह सकते हैं दोस्तों IR, अर्थात इंफ्रा रेड आप बोलते हैं दोस्तों। इंफ्रारेड जो होता है दोस्तों ये आपका लाल से पहले आता है, अर्थात यदि आप वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ दोस्तों इधर को जाने पे घटेगी। तो इधर दोस्तों आपका जो रेड है, रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाला IR होता है, अर्थात इंफ्रारेड होता है। तो इसका मिशन दोस्तों यहाँ से होता है। तो आप कह देंगे दोस्तों जो आपका लाल पट्टी के द्वारा जो उत्सर्जन होता है, मिशन होता है, वो किनका होगा दोस्तों, अवरक्त किरणों का होगा, अर्थात IR का होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया, अर्थात हुस इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। ये दोस्तों हो जाएंगे कोई नहीं, या फिर एडिसन या मेंडल या रदरफोर्ड। ये दोस्तों हो जाएंगे अल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्य की आपको बताना है इकाई क्या है, अर्थात व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। दोस्तों देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपको मालूम होगा। यदि आप कार्य और ऊर्जा का देखें दोस्तों, इन दोनों का मात्रक एक ही होता है, जो कि आपका होता है जूल। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है जूल, कौन सा दिखता है आपका, सी वाला दिखता है। तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन अर्थात फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की। सेक्शन नंबर ई में आप आ जाइए, जहाँ पर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों, आपको 36 वाला क्वेश्चन दिखता है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आवर्त सारणी में सबसे लंबा वाला और सबसे छोटा वाला आवर्त क्रमशः हैं। आपको बताना है द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, अर्थात या फिर आप कहें शॉर्टेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आप आइडिया लेंगे। देखिए
तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। यहाँ देखते हैं आप ग्रुपों को 1 2 3 करके आप बढ़ते जाएंगे दोस्तों तो आपको 18 ग्रुप दिखते हैं। और वैसे आप नीचे को आएंगे दोस्तों तो आपको मिलता है पीरियड। ये नीचे वाले आपके क्या हैं, पीरियड हैं। तो यही आपको पूछा गया है। ये दोस्तों आपके 7 होते हैं। तो 7 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके जो 6 और 7 वाले होते हैं, 2 नीचे वाले, जिनमें यहाँ पर आपका मुख्य पहले क्या होता है, इसमें आपका CS होता है और इसमें आपका दोस्तों FR होता है, फ्रेंसियम होता है। यहाँ पर ये तो आपके क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, जिनको आप SPD, इनको आप D ब्लॉक वाले बोलते हैं। इनमें दोस्तों आपके ट्रांजिशन होते हैं। ये आपके S ब्लॉक वाले हैं, अर्थ मेटल, और ये आपके P ब्लॉक वाले होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप ट्रांजिशनों में से ही निकाल के इनर ट्रांजिशन होते हैं, जिनको निकाल के आप नीचे F ब्लॉक बना देते हैं। तो F ब्लॉक में दोस्तों आपके जो होते हैं वो आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले होते हैं, जिनको आप यहाँ से ही निकाल के ले जाते हैं, 6 और 7 में से निकाल के ले जाते हैं। तो यदि आप गिनेंगे दोस्तों, पीरियड में गिनेंगे तो आपके ये वाले एलिमेंट भी कहाँ गिने जाएंगे, 6 और 7 में ही गिने जाएंगे। तो इनमें दोस्तों आपके दोनों को मिला के आपके 63 होते हैं एलिमेंट, जो कि आपके सर्वाधिक हैं। तो 6 और 7 में आपके सर्वाधिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सा वाला दिया है, यहाँ पर आपको 6 वाला दिया है। और देखिए आपको कम वाला निकालना है, तो आपका कम वाला कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। पहले वाले में केवल आपके दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पहले लंबा वाला बताना है, उसके बाद में छोटा वाला बताना है। तो लंबा वाला आपका 6 वाला हो जाएगा और छोटा वाला आपका 1 वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सल्फर की परमाणुकता है, आपको बताना है एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो परमाणुकता होती है, पहले होती क्या आप समझिए उसको। जो परमाणुकता होती है दोस्तों, अर्थात जो एटोमिसिटी होती है, वो होती है दोस्तों आपकी मॉलिक्यूलर मास और बट्टे मोलर मास। कोई भी दोस्तों मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसका मोलर मास से आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसकी दोस्तों परमाणुकता मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यदि आपको O2 की निकालनी है, तो O2 दोस्तों एक प्रकार से मॉलिक्यूल है, जहां पर आपके 2 परमाणु दिखते हैं। तो 2 परमाणुओं का बाहर दोस्तों आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया, जो कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा दोस्तों, 16 32 हो जाएगा। और यदि आप मोलर मास देखेंगे, तो मोलर मास आपका 1 O का देखेंगे दोस्तों आप, तो वो क्या होगा, 16 होता है। तो बट्टा 16 कर देंगे, तो ये दोस्तों आपको 2 देगा। तो O2 की क्या हो जाएगी दोस्तों, परमाणुकता 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना सल्फर की कितनी होती है। तो त्रिपरमाणुक होगा, बहुपरमाणुक होगा, या द्विपरमाणुक होगा, या एक परमाणुक होगा। सल्फर दोस्तों S8 को दिखाता है। तो S8 को दिखाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी परमाणुकता। तो S8 का मतलब दोस्तों आपका 8 गुणा 1 S का मास और बट्टे 1 S का मास। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। अर्थात जो सल्फर है दोस्तों, उसकी सर्वाधिक होती है 8 होती है। तो 8 को दोस्तों क्या बोलेंगे आप, बहुपरमाणुक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में एक ही समूह के संबंधित जो तत्व होते हैं उनमें क्या समान है, आपको बताना है। इन पीरियोडिक टेबल विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर इन सेम ग्रुप एलिमेंट्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप सेम ग्रुप के एलिमेंटों को देखें, माना आपने पहले वाले को ही उठा लिया, जहां पर आप देखते हैं हाइड्रोजन को, और उसके बाद में आपका लिथियम है, उसके बाद में आपका सोडियम होता है, उसके बाद में आपका पोटेशियम होता है। तो इनको आप यदि देखें दोस्तों, तो हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, लिथियम 3 होता है, सोडियम आपका 11 होता है, और वैसे आपका पोटेशियम क्या होता है, 19 होता है, 19 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनका यदि आप कन्फिगरेशन करें, तो इसका 1 हो गया, इसका आपका 2 1 हो गया, इसका 11 है तो आपका 2 8 और 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, पीछे सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। अर्थात यहाँ पर आप कहेंगे जो पीछे वाला कहलाता है दोस्तों, ये आपका संयोजकता वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो आप देखते हैं कि सारे के सारे दोस्तों संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन को समान संख्या में रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी वाले में दिखता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की समानता दिखती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोटर गाड़ी का ईंधन मिश्रण होता है, आपको बताना है द फ्यूल ऑफ मोटर व्हीकल्स इज अ मिक्सचर ऑफ। किसका मिश्रण होता है दोस्तों, ये संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या कच्चा तेल, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका मोटर फ्यूल होता है, मोटर फ्यूल जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है गैसोलीन। अर्थात गैसोलीन क्या है दोस्तों, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या करता है दोस्तों, पेट्रोलियम फ्यूल को देता है दोस्तों। तो इसमें देखिए किससे मिलकर बना होता है, यदि आप देखेंगे तो ये दोस्तों आपका एरोमेटिक और दोस्तों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है।
इनमें दोस्तों आपके जो एरोमेटिक होते हैं क्या होते हैं, एरोमेटिक मतलब जो आपके बेंजीन टाइप के होते हैं दोस्तों। बेंजीन को आप देखते हैं इस प्रकार से श्रृंखला बनाता है, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एरोमेटिक है। और वैसे एलिफेटिक को आप देखेंगे दोस्तों, इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, CH2 CH3 इस प्रकार से बनाते हैं। तो इनको मिला के दोस्तों क्या बनता है, गैसोलीन बनता है, जो कि एक प्रकार से क्या है, ईंधन है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोरतम धातु का नाम बताइए, आपको बताना कौन सी वाली है। विच इज द हार्डेस्ट मेटल प्रेजेंट इन नेचर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको मेटल कहा गया है, मेटल कहा गया न कि आपका सबस्टेंस। यदि आपको सबस्टेंस कहा जाता तो वहां पर आप क्या करते, वहां पर दोस्तों आपका हीरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको मेटल कहा, चूंकि धातु कहा है तो आपको धातु में ही देखना है। धातु में दोस्तों आपका सोना होगा, टंगस्टन होगा, एल्यूमिनियम होगा, चांदी होगा। ये होता है दोस्तों आपका टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों आपका सर्वाधिक हार्डेस्ट होता है, मजबूत होता है। इसके बाद में आपका स्टील आता है, फिर आपका क्रोमियम आता है, फिर आपका टाइटेनियम आता है, फिर आपका आयरन आता है। इस प्रकार से आपके अलग अलग बढ़ते क्रम में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा जो टंगस्टन होता है दोस्तों, इसका प्रयोग भी कहाँ पर किया जाता है, देखिए बुलेट बनाने में, और जो मिसाइल होती हैं दोस्तों उनमें इसका यूज होता है। तो टंगस्टन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, H2O2 की संरचना किस प्रकार की है, आपको बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका H2O2 है अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर आपको देखना होगा। तो आप कैसे देखेंगे, ये आपका इस प्रकार से होता है दोस्तों, H और यहाँ पे एक H। तो आप सिंपल देखते हैं ये आपका दोस्तों कैसा है, एक प्रकार से ये दोस्तों आपका नॉन प्लेनर है। यदि प्लेनर होता तो प्लेन में होता, लेकिन ये दोस्तों आपका इस प्रकार से होता है, नॉन प्लेनर होता है। अर्थात आप कह देंगे दोस्तों ये आपका एक प्रकार से क्या है, असमतलीय है। नॉन प्लेनर का मतलब, नॉन प्लेनर मतलब दोस्तों आपका असमतलीय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको, बी वाला दिखता है, तो आपका बी वाले में टिक कर देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महासागरों में पानी के विस्तार का निम्न में से क्या कारण है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ओशन वाटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका समुद्री जलों का विस्तार हो रहा है उसका रीजन क्या है दोस्तों, उसका यहाँ पर देखिए मुख्यतः क्या रीजन होगा, जो विस्तार हो रहा है, फैल रहा है, उसका क्या रीजन है। इसके दोस्तों मुख्यतः दो रीजन हो सकते हैं। इनमें से एक आपका हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन दोस्तों, अर्थात जो आपका गर्मी के कारण से फैलता है। और दूसरा आपका होता है दोस्तों जो आपकी लैंड आइस होती है उसका क्या होना, मल्ट होना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से यहाँ पर जो आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन जो दिए उसके आधार पर आपको देखना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको CO2 दिया है, जो कि आपका क्या है, एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों रीजन होता है, अर्थात जो ज्यादा गर्मी बढ़ रही है उसका रीजन होता है। तो क्योंकि CO2 क्या करता है दोस्तों, जो इंफ्रारेड होती है, जो कि अर्थ के द्वारा अमिट होती है अर्थात उत्सर्जित होती है, उसको अवशोषित कर लेता है। उससे दोस्तों क्या होता है, तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, जो कि तापमान बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और उससे दोस्तों उसका क्या होता है, एक प्रकार से जो पानी की सतह है वो भी दोस्तों एक प्रकार से बढ़ रही है। और यदि आपको पूछा जाए कभी दोस्तों क्वेश्चन के लगभग प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, तो आप कहेंगे 1 इंच का दोस्तों लगभग 8th भाग, अर्थात 1/8 लगभग दोस्तों प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये परमाणु आयतन होगा, या परमाणु आकार होगा, या परमाणु द्रव्यमान होगा, या परमाणु क्रमांक होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, उसका जो आधार होता है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है, अर्थात एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जो दोस्तों आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ वाली, वो दोस्तों किस पर आधारित थी, वो एटॉमिक मास पर डिपेंड थी। तो ये आप ध्यान देंगे, जो कि बाद में दोस्तों गलत सिद्ध हुई। उसके बाद में यहाँ पर जो मॉडर्न वाली है वो आपकी मान्य है, तो उसे आप कहेंगे परमाणु क्रमांक वाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मादा मच्छर के काटने से कौन सी वाली बीमारी होती है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ये आपका सर्दी होगा, डेंगू होगा, टाइफॉइड होगा, या निमोनिया होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जो आपको दिया है डेंगू। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके मुख्यतः मच्छरों से होती हैं 2 बीमारियां होती हैं, एक आपका होता है मलेरिया और एक आपका होता है दोस्तों डेंगू। ये दोनों ही दोस्तों मादा मच्छर के काटने से ही होती हैं। एक आपका मादा एनाफ्लीज होता है जो कि आपका मलेरिया बनाता है, याद रखेंगे आप। एक आपका होता है दोस्तों मादा एडीज,
एडिस जो होता है इससे दोस्तों वायरस के द्वारा डेंगू होता है, और जो मादा एनाफिलीज होता है उससे दोस्तों क्या होता है, मलेरिया, जो कि आपका प्रोटोजोआ से होता है। ये भी आप याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आता है। ये प्रोटोजोआ वाला है, और ये दोस्तों आपका एक प्रकार से क्या होता है, विषाणु होता है, अर्थात वायरस होता है दोस्तों। तो ये आप दोनों में अंतर पहचानेंगे। तो यहाँ पर आपको डेंगू दिया तो आपका डेंगू सही हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। इसके बाद जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको अगले वाले भागों में बताएंगे, बचे हुए क्वेश्चनों को। तो आराम से आप लगातार हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।